नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआर न्यूज और हमारे इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आईपीएल के सीजन का डबल हेडर मुकाबलों का दिन है। वीकेंड शुरू हो गया है और हम सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि चार टीमों के बीच आज दो शानदार मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला जहां राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई के बीच होने जा रहा है, तो वहीं दूसरा मुकाबला गुजरात और दिल्ली की टीम के मध्य खेला जाएगा। जबरदस्त मुकाबले की दावत कहीं ना कहीं हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है चारों टीमों के बीच, इस पर हमारे एक्सपर्ट से चर्चा कर काफी कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव सिंह गुम्मन सर, इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं और जाने माने क्रिकेटर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। उनके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और अपने समय के खास खिलाड़ी रहे नरेंद्र भाले सर, जो कि इंदौरी स्टाइल में क्रिकेट के बारे में बताने के लिए बहुत दिलचस्प अंदाज में अपनी जानकारी रखने के लिए चर्चित है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के दोनों मुकाबले की हम बात करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कल के मैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल जिस अंदाज में केकेआर ने पंजाब के खिलाफ जीत दर्ज की है, उससे ये टीम पॉइंट्स टेबल में अब नंबर 1 पर आ गई है। सर, पूरा जो कल शो था वन मैन शो था। बिल्कुल, हम बार बार कहते चले आए हैं कि आंद्रे रसल गोल्ड प्लेयर हैं T20 के, उनसे बड़ा प्लेयर इस समय पूरे आईपीएल सर्किट बोलिए या T20 सर्किट बोलिए, उसमें कोई भी ऐसा प्लेयर उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो अब मैच को उसके सर के बल पटक सकता है और जिता सकता है। कल एक विकेट जो मुश्किल दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि जब केकेआर 51 रन पे 7 ओवरों में 4 विकेट गंवा चुके थे, तो बड़ी डाइसी चेज उस समय लग रही थी। और रसल का आना, जबकि थोड़ा इंजरी क्लाउड में भी थे, पिछले मैच में फील्डिंग करते वक्त उनके शोल्डर में लगी थी और उन्होंने अपना पूरा कोटा भी बॉलिंग का पूरा नहीं किया था, 3 ओवर ही किए थे और लग रहा था कि शायद उस इंजरी के कारण से ना खेले। पर क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मैच था केकेआर के लिए, वो खेले। उन्होंने 2 बॉलें सिर्फ करी और 1 विकेट लिया, कोई रन नहीं दिया और ऊपर से 70 रन, 31 बॉल, 2 चौके और 8 गगनभेदी छक्के। आई डोंट थिंक उस सिर्फ और सिर्फ वहां पे अगर कुछ चल रहा था तो आंद्रे रसल का मैजिक पूरे ग्राउंड पे चल रहा था, जो लग रहा था कि मैच जो है कहीं ना कहीं फंस सकता है। ऑल्दो 137 रन पंजाब की तरफ से बने बहुत कम थे। मुझे लगता है कि ये जो 210 रन चेस करने की बीमारी लग गई है, 205 रन चेस करने की जो लग गई है, बनाने के बाद में भी जो पहले बैटिंग करता है और उसको डर लगता है कि हम हार जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कैप्टन, बैट्समैन, थिंक टैंक जो टीम की है वो ये सोचती है कि हमें 205, 210 से भी ज़्यादा बनाना। और इन द बागिन क्या होता है, 137 रन पे आप ऑल आउट हो जाते हैं। बहुत अच्छा क्लिनिकल परफॉर्मेंस था केकेआर की तरफ से। वेंकटेश अय्यर की बात करेंगे तो सेकेंड टाइम इन ए रो मैं थोड़ा सा निराश हूँ उनकी परफॉर्मेंस देख के। हम मध्य प्रदेश से, इंदौर से स्पेसिफिकली बहुत आशाएं लगाकर उस पर बैठे हैं उस खिलाड़ी के ऊपर, जो कुछ दिनों में ही क्रिकेट के आसमान पे छा गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये 2 मैच अभी जो खेले हैं, ऐसा लगा कि शायद वो भी बहुत जल्दी में है रन बनाने के लिए। एज ए ओपनर मुझे लगता है कि आपको जाकर पहला से उस विकेट को असेस करना जरूरी है जिस पे आप खेल रहे हैं, और उसको असेस करने के बाद में फिर आप ऑल आउट अटैक पे जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा जल्दी खेल रहे हैं। हम सब लोग उनकी तरफ आई कर रहे हैं और होप करते हैं कि अगले मैच में वो अच्छा खेले। भले सर, केकेआर एक अच्छी पोजीशन में पॉइंट्स टेबल पर आ चुकी है, लेकिन इस लय में आना इस टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन हमने देखा कि पंजाब ने कहीं ना कहीं जब 4 विकेट हो गए थे तो मैच फंस गया था। लेकिन उसके बाद में एक ऐसा खिलाड़ी आया जिसके सामने ना गेंदबाज की चली और ना विपक्षी टीम के कप्तान की चली। कहाँ चूक मानते हैं आप पंजाब की? कायदे से देखा जाए तो इनका जहाज डूब ही रहा था केकेआर का, लेकिन जैसे ही आंद्रे विकेट पे आए वो सीधे उस डूबते जहाज को रनवे पे ले गए और हवाई जहाज बना दिया उनने। 8 गगनभेदी छक्के, इसका मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण नियम से जैसे आदमी पंगा लेने पे आमादा बैठा हो कि चाहे कुछ भी हो जाए नीचे आने नहीं दूंगा, गेंद को इतनी ऊपर भेजूंगा। तो ये जो एटीट्यूड है, मैं परसों भी आपकी हमारी जो बात हुई थी, तो आप अगर रुक के खेलोगे, टिक के खेलोगे, बॉल देख के मारोगे तो रन बनेंगे। यही गलती वेंकटेश अय्यर ने कल भी करी। भाई मेरा है कि ना, आप खेलो ना, और ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि आप 5 ओवर अगर जाया भी करते विकेट पे खड़े होके तो आपके रन नहीं बनते। क्या जल्दी थी मारने की? लेकिन यही जल्दीबाजी, यही पेशेंस जो है, वो मैं पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप पेशेंस नहीं दिखाओगे तो सामने वाला तो आपके बट के भरने के लिए आमादा बैठा ही हुआ है, वो तो छोड़ेगा ही नहीं कहीं भी।
और जहाँ तक वेस्ट इंडीज या कैरिबियन खिलाड़ियों का सवाल है, तो ये कल्लू कसाई से कम नहीं है। गंडा से लेके बढ़ जाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर देते गेंदबाज के। किसी भी वेस्ट इंडियन को देख लो आप, वो कभी भी 80-90 मीटर के नीचे छक्का मारता ही नहीं है। गेंदबाज के लिए तो बड़ी और दूर है। ओडियन स्मिथ का तो रिकॉर्ड है कि T20 में उन्होंने 130 मीटर लंबा छक्का मारा है। सोचो कितनी राक्षसी ताकत है इन लोगों में। अब इनसे आप भिड़ोगे तो मुंह की खाओगे ही ना। तो उसके लिए क्या है कि आपके लिए भी एक नियम है गेंदबाज के लिए, कि आपको लय में, लाइन में, लेंथ में गेंद फेंकनी है कि बॉलर, बल्लेबाज आसानी से आपको मार ना सके। और ये गलती दोहराते चले जा रहे हैं और वो रन बनाते चले जा रहे हैं, यही परिणाम है उसका। तो आंद्रे रसेल, हम लगातार बात करते हैं कि अगर ये खिलाड़ी अकेला केकेआर की टीम की तरफ से रन बना ले तो वन मैन शो हो जाता है, और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ सर। लेकिन 2 संस्करण में हमने देखा कि जब आंद्रे रसेल फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे थे तो पूरी टीम जूझती हुई दिखाई दी, और कल जब ये खिलाड़ी अपने लय में दिखाई दिया तो टीम के किसी खिलाड़ी के चेहरे पर कोई तनाव की स्थिति नहीं थी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम लोग अभिषेक अभी पीछे भी बात कर रहे थे कि T20 जो है वो बैट्समैन हैवी लोडेड गेम है, और बल्लेबाज जो है जैसा चाहता है वैसा इस गेम को डिक्टेट करता है। और मुझे लगता है कि सब फ्रेंचाइजीज ने यही सोचा है अब कि आपके पास में जो बैटिंग है वो बहुत हैवी होना चाहिए। आपके पास कम से कम 2 अच्छे बैट्समैन और 2 ऐसे कंजूस बॉलर जो 25 रन, 24 रन, 20 रन में अगर आपको 8 ओवर दे देते हैं, और बाकी अगर थोड़े पिट भी जाते हैं तो भी आप 160, 170, 180 रन को टारगेट आएगा, जिसको आप इजीली चेस कर सकते हो। पिछले 2 सीजन में आंद्रे रसेल की फिटनेस के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अगर हम देखेंगे तो वो प्रॉपरली ना तो बॉलिंग कर पा रहे थे, ना वो बैटिंग कर पा रहे थे। मैं तो कहूँगा बहुत लंबे समय के बाद में एक इस तरह की इनिंग उनको देखने मिली जिसमें वो रुथलेस एक बुच्छड़ की तरह मार रहे थे। मतलब मैं बहुत कायल हूँ वेस्ट इंडीज स्टाइल ऑफ बैटिंग का, बॉलिंग का, क्रिकेट का। उन्होंने हमेशा वर्ल्ड को डोमिनेट किया है, और इसीलिए शायद हम सब उनको जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और उनका स्टाइल, उनका एंजॉयमेंट करने का तरीका हम पसंद करते हैं। और कल अगर आप देखेंगे जो 8 छक्के उन्होंने मारे, वो कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं था। और एक बहुत खास बात कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनसे पूछा गया कि आपने उन 8 में से कितने बॉल जो वो मिडल हुई थी, तो उन्होंने बहुत फ्रैंकली कहा कि सिर्फ एक मिडल हुई थी। 100 मीटर का 6 था, वो मिडल एक ही हुई थी, और बाकी छक्के 7 और थे। जो मिडल नहीं हो रही है वो चेज आ रहा है। अब बताइए किस तरह की पावर और कैसा रुथलेस वो प्लेयर होगा। इसके बिना मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, उस समय बैटिंग थोड़ी सी डाइसी हो रही थी, और लग रहा था कि कहीं 4 विकेट के बाद में ऐसा ना हो कि 137 रन बनाना भी मुश्किल हो जाए। परंतु उस 137 रन पे रोकने के लिए उमेश यादव ने जो बॉलिंग करी, 23 रन देके 4 विकेट लेना, और अपने आप को 50+ पावर प्ले में विकेट लेने वाला चौथा बॉलर बनना, अपने आप में एक बहुत अच्छी बात थी। और मैं बार बार ये चीज़ कहता चला हूँ कि उमेश नई बॉल के साथ में बहुत ही डेडली बॉलर है। 140 की स्पीड के साथ में अगर आप बॉल करते हैं और नई बॉल है, स्विंग होती है, मूव होती है, तो उस समय बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल है। कल भी मयंक अग्रवाल को पहले ओवर में आउट करना, एक एस्टेब्लिश बैट्समैन है, कैप्टन है वो किंग्स 11 पंजाब के, और वहाँ से फिर जो उन्होंने 4 विकेट लिए, तो टीम के लिए कहीं पे भी कुछ पलटना बाकी नहीं था। तो एक ने 4 विकेट लेकर आपको 137 रन पे रोक दिया, और दूसरे ने आकर तो ताबड़तोड़ बैटिंग ऐसी करी कि 14.5 ओवर में मैच ही खत्म कर दिया। और काम सोच रहे थे मैच फंसेगा, जहां सब 4 विकेट के बाद में सबको लगने लग गया था कि जब राहुल चाहर ने 7वें ओवर में आकर 2 विकेट लिए और 51 रन स्कोर था तब 7वें ओवर के आखिर पे, तो तब लग रहा था कि, और रन रेट भी लगभग वो 7.25-8 के आसपास आ गया था जो अचीव करना था आपको। तो 8, 7.25 की रन रेट से इस तरह के विकेट पे जो डाइसी थी, जिसमें हमने देखा राहुल चाहर को बहुत शार्प स्पिन मिल रहा था, बट आंद्रे जैसा प्लेयर, उन्होंने हरप्रीत बरार के 1 ओवर में 17 रन बनाए, उस वक्त ओडियन स्मिथ को तो खत्म कर दिया उन्होंने। 30 रन उसकी जगह रिप्लेस करवाए थे कि ये बरार को 17 पड़े हैं तो हम ओडियन स्मिथ को लेके आते हैं। ओडियन स्मिथ को उन्होंने 4 छक्के, 1 चौका और 2 नो बॉल, 30 रन मार के मैच ही लगभग खत्म कर दिया, छोड़ा ही नहीं कुछ भी। उसके बाद अगर देखेंगे तो अगले 1 ओवर में फिर 14 रन आए, और लास्ट की 3 बॉलों पे 9 रन लेके उन्होंने 14.5 ओवर में ये मैच, जिसमें हमें लग रहा था कि हम 19-20 ओवर तक जाएंगे या हो सकता है कि ये मैच हार जाए, इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री। बहुत बढ़िया खेले आंद्रे रसेल, और शायद इसी तरह का क्रिकेट हम सब लोग देखना चाहते हैं, और इसी तरह की अनिश्चितताएं जो हैं कि हमें स्क्रीन पे दिखता है कि इस समय ये पर्टिकुलर टीम जो है ये फेवरेट लग रही है, और अगले ही 1-2 ओवरों में ऐसा लगता है कि नहीं, ये नहीं, दूसरी फेवरेट हो गई। तो एक सीसॉ बैटल जब देखने को मिलता है, और ऐसी बढ़िया हिटिंग, क्लीन हिटिंग जिसको मैं कहूँगा, तो दिस इज व्हाट IPL इज ऑल अबाउट।
सर की बात में एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे जो तारीफ करी इन्होंने रसेल की, इसमें नो डाउट उन्होंने अद्भुत पारी खेली, अविश्वसनीय पारी खेली, लेकिन राहुल चहर ने एक ओवर जो डाला रसेल को, तो रसेल को उन्होंने मारने नहीं दिया। इतनी अच्छी बॉलिंग करी थी चहर ने कल। वो तो गनीमत थी कि लास्ट ओवर था कि चौथे के बाद फेंक ही नहीं सकता, वो मजबूरी थी, नहीं तो चहर तो कहर ढा देते पूरा। लेकिन क्या है कि अब ये फॉर्मेट ही ऐसा है, और फिर जिसकी चलती है उसी की मोमबत्ती जलती है, सीधा सा फार्मूला है ये। नरेंद्र, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी रसेल ने इसको एडमिट किया कि एक एंड के ऊपर जो है बॉल जो है जब राहुल चहर कर रहे थे तो मैंने मेरे पार्टनर से बोला था कि हम इस पे सिंगल ही लेंगे, हम इस पे रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी बॉल ग्रिप भी हो रही थी, स्पिन भी हो रही थी, और 13 रन 4 ओवर में देना, 2 विकेट लेना, अपने आप में वो बताता है कि वो बॉलिंग कैसे कर रहे थे। 4 ओवरों में 13 रन देते हैं और 14.5 ओवर में मैच खत्म हो जाता है। तो आप सोचें कि 13 कम कर दीजिए तो 124, और 10 ओवरों में 124 रन बने हैं। यहाँ पे पंजाब की टीम 137 रन पे ही ऑल आउट हो गई। तो राहुल चहर की डेफिनेटली बहुत अच्छी बॉलिंग थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु ये दर्शाता है कि जो वहाँ पे प्लेयर खेल रहे हैं वो दिमाग से खेलते हैं, वो समझते हैं, वो किसी को भी जाके हिट आउट नहीं कर रहे हैं। और उसने कहा था कि हम सोच रहे थे कि जब ये स्पिनर हट जाएगा तो उसके बाद में जो मीडियम फास्ट आएगा हमारे लिए इजी हो जाएगा, और वो ऑडियंस में था और उन्होंने 4 छक्के और 1 चौका मारा, उसने 2 नो बॉल दे दी, 30 रन। आप बताइए, आपको एवरेज चाहिए 6.5 रन, 7 रन की, 7 भी नहीं, 6.25 रन की, और आप एक ही ओवर में 30 रन बना देंगे। एक में आपने 17 बनाए, एक में आपने 14 बनाए, 3 ओवर में तो आपने मैच खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया इनिंग है। वैसे भले सर हम देखें कि भले ही T20 जैसा फॉर्मेट बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन गेंदबाज भी यदि ठान ले या अनुभव हो तो वो काफ़ी कुछ कर सकता है। हम देखें उमेश यादव, हम देखें मोहम्मद शामी, हम देखें रविचंद्रन अश्विन, हम देखें राहुल चहर, हम देखें यजुवेंद्र चहल, तो ये भी तो गेंदबाज हैं। इसमें एक नाम आपने जोड़ा नहीं है, वो है सुनील नरेन। जो आदमी गीली गेंद से 4 ओवर में मात्र 11 रन दे सकता है, वो कितना घातक होगा अच्छे विकेट पे, ये इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है T20 के अंदर। और मुंबई के विकेट तो वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि लाल मिट्टी पे बने हुए सारे, तो लाल मिट्टी के विकेट पे तो गेंद तो ऐसी ही आती है। लेकिन ये है कि आपको कंट्रोल करके जब तक आप फेंकोगे नहीं बॉल, तो आप बल्लेबाज को कहीं भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पहला कंट्रोल तो खुद को, बॉलर को अपने आप पे रखना पड़ेगा, जब सामने वाले पे कंट्रोल रख पाएगा वो। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी तो काउंट होता ही है ना, और वो हम देख रहे हैं। उमेश यादव को देखो, उमेश यादव को अपन लंबे समय से देख रहे हैं बॉलिंग करते हुए, लेकिन इस विशेष रूप से इस IPL में जो वो बॉलिंग कर रहे हैं, एक सरीखी, एक टप्पा पकड़ के लाइन से गेंद बराबर फेंक रहे हैं वो, तो उनको विकेट मिल रही है। अब आवेश खान वगैरह ये क्या करते हैं कि पहला गेंद तो 120 की स्पीड से डालते थे, दूसरा 107 से डालते थे, तो उस पर 6 पड़ जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास चांस ही नहीं है इसमें, इस विधा में। आपको अगर अपने आप को बचाए रखना हो, प्रूव करना है, तो आपको एक फॉर्मेट, निश्चित फॉर्मेट के अंदर निश्चित रणनीति से गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तो ही आप सर्वाइव कर सकते हो, वरना हालात फिर स्मिथ जैसे हो जाते हैं, कल या शिवम दुबे जैसे हो जाते हैं। सामने वाली टीम हारी नहीं है, कल रसेल ने हराया उनको। यस, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं तो जाके टीम को पे ही करेगा ना। भाई एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है, तो ये एक्सपीरियंस के आधार पर गेंदे और खासतौर पर गेंदबाजी के लिए ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और अब बात कर लेते हैं आज होने वाले पहले और अहम मुकाबले में, क्योंकि 2 बड़ी टीम है। बड़ी टीम राजस्थान रॉयल्स को हम पिछले संस्करण में देखें तो रहस्यमय टीम है, उतार चढ़ाव भरी ये टीम रही, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान ने रॉयल अंदाज में इस सीजन में आगाज किया है, वो सभी टीमों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मुंबई का मुकाबला आज राजस्थान रॉयल्स से होना है। मुंबई पहले मैच में अपना मुकाबला हार गई थी, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान रॉयल्स जिसने बड़ी जीत दर्ज की थी 61 रनों की, उसके हौसले ज्यादा बुलंद है और इस बार ये पूरी टीम बहुत बेहतर और संतुलित दिखाई दे रही है। लेकिन मुंबई को IPL के किसी भी संस्करण में कम आंकना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी भूल हो सकती है, और यही वजह है कि इन दोनों टीमों के मध्य आज का मुकाबला बहुत शानदार होने वाला, ये संकेत हमें मिल रहे हैं। सर बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बड़ा मैच है और सब दर्शकों के लिए जो टीवी के ऊपर आज ये वीकेंड का पहले 2 मैच देखने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ी माउथ वाटरिंग ट्रीट हो सकती है। एक राजस्थान रॉयल जिन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, एक दिखाया कि उनकी टीम बैलेंस कितनी अच्छी है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इस समय जो उन्होंने सिलेक्शन करी है, उस सिलेक्शन में उन्होंने ऐसा किया है कि जो 2 मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर थे,
कि ट्रेंट बोल्ट जो है वो पावर प्ले में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे, 21 विकेट ले चुके हैं। अश्विन भी पावर प्ले में जब बॉलिंग करते हैं तो 8 विकेट ले चुके हैं। और 2 बैट्समैन उन्होंने, एक संजू सैमसन और जॉस बटलर जो है, उनका सिलेक्शन ऐसा किया है कि जिनकी एवरेज 40 रन से ऊपर है और स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर है। सिर्फ 2 ही बैट्समैन है ऐसे। तो उन्होंने अपनी टीम सिलेक्शन में 4 ये करते हुए वर्सेस जो बाकी बैट्समैन और बॉलर उनकी टीम है, एक बहुत ही बैलेंस टीम दिख रही है राजस्थान रॉयल की इस समय। मुझे लगता है कि वो एक डिफरेंट गेम इस पर्टिकुलर आईपीएल में खेलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने वाली है। जयवर्धने मुंबई की तरफ से हैं, तो उधर संगकारा है और मिलिंगा है। ये पूरी ट्रायो अगर हम बोलेंगे थिंक टैंक्स की तो श्रीलंका से आ रही है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो जो आज हमारी सब बातें इनके साथ होने वाली है, जो समझने वाली चीज़ें हैं, वो हैं ट्रेंट बोल्ट वर्सेस रोहित। क्या ये एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा, रोहित शर्मा वर्सेस संजू सैमसन। दोनों की ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है वो बहुत खतरनाक है। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि संजू को मैं ज़्यादा बेटर स्ट्रोक्समैन समझता हूँ एज कम्पेयर टू रोहित, जबकि रोहित बहुत सीनियर क्रिकेटर है। ऑल्दो एक अनिश्चितता उनकी गेम के साथ ऑलवेज जुड़ी रहती है। और संजू सैमसन एक ऐसे बल्लेबाज है जिनकी एवरेज आईपीएल में अभी तक 53 है, 53 है, और स्ट्राइक रेट उसकी 148 से ऊपर है। तो कोई बल्लेबाज जो 148 की स्ट्राइक रेट से आपके लिए रन बनाता है और एवरेज, देखिए कितनी बार हमने उनको देखा कि वो 2 फिगर में भी नहीं जा पाते हैं, परंतु फिर भी अगर एवरेज आपकी 53 आ रही है आईपीएल में, तो अपने आप में वो बोलता है कि एक बैट्समैन, क्योंकि एक बल्लेबाज अगर 30 रन भी आईपीएल में बनाता है, 20 ओवर में बनाता है, तो एक अच्छा बैट्समैन कंसिडर किया जाता है। और आपके पास एक कैप्टन है, एक विकेट कीपर है, अपकमिंग प्लेयर है, जिस तरीके से वो खेलते हैं, जो ब्रांड ऑफ उनका क्रिकेट है, बहुत ही आकर्षित है, लोगों को करता है। उसके बाद में केरन पॉलेट वर्सेस हेटमायर, 2 वेस्ट इंडियन, दोनों का लगभग स्टाइल एक जैसा है। केरन पॉलेट कोई खास अभी नहीं कर पाए हैं, और वेराज अगर मैं हेटमायर की बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते थे, अच्छा कर आए हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने राजस्थान रॉयल के लिए बहुत बढ़िया किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो जसप्रीत बुमराह वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, 2 टॉप बॉलर्स मुंबई की तरफ से खेलते थे। ट्रेंट बोल्ट आज आमने सामने होंगे। उन सब बल्लेबाजों की कमजोरियां जानते हैं और वो सब बल्लेबाज ट्रेंट बोल्ट को खेलना जानते हैं। मुंबई की तरफ से फ्रेंचाइजी में इतने साल खेलने के बाद में आज वो उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। उसके बाद में हम स्पिनर्स पे आ जाएं तो मॉर्गन अश्विन वर्सेस रविचंद्र अश्विन, 2 बहुत शानदार बॉलर, एक के पास बहुत एक्सपीरियंस है, एक अपकमिंग है। उन्होंने पिछली बार भी मुंबई को उसमें दिखाया कि किस समय जब दिल्ली कैपिटल्स जो है वो एकदम रुथलेस बैटिंग कर रहे थे, तो 1 ओवर में आकर ही उन्होंने 2 विकेट निकाल के उनको बिल्कुल बैकफुट पे ला दिया था। तो इतनी अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आज इस मैच में आपको देखने को मिलने वाली। बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़ा मैच है। जहाँ तक हम राजस्थान रॉयल की बात करेंगे, पहले मैच में उन्होंने 61 रन से सनराइजर हैदराबाद को हराया। और मुंबई जो है एज ऑलवेज आईपीएल में स्लो स्टार्टर रही है, कभी भी अपना ओपनिंग मैच 15 संस्करण ने नहीं जीती है। उस दिन भी जीता हुआ मैच लगभग उन्होंने हारा। और मैं ये बोलूँगा कि दिल्ली के लिए अक्षर पटेल और ललित यादव ने जिस तरह की बैटिंग करी, 30 बॉलों पे 75 रन बनाकर, जिस समय मुझे लग रहा था कि दिल्ली ने वो मैच छोड़ दिया था, कि वो सिचुएशन लग नहीं रही थी कि वहाँ से वो मैच जीत सकते हैं, तो मुंबई ऐसी सिचुएशन से भी मैच हार सकती है। और उनका शेकी स्टार्ट ऑलवेज रहा है आईपीएल से रिलेटेड। बाकी जो एक ट्रेंड अभी तक इन सब मैचेस में देखने को मिला है, 8 मैचेस हो चुके हैं अभी, आज 9वां और 10वां मैच होगा। 8 में से सिर्फ 2 मैचेस हैं जो टॉस जो आप रादर एक मैच है, 2 भी नहीं, एक ही राजस्थान रॉयल्स जो जीता है। हाँ, एक ही मैच है जो जीते हैं। उसके बिना 7 मैच जो हैं, आप टॉस जीती है और आप मैच जीत लिए, क्योंकि ड्यू फैक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब मुंबई के इन सब मैचेस में। इवन जो एक पुणे में भी हुआ उसमें भी ड्यू फैक्टर बाद में था। और ड्यू से बाद में गीली बॉल के साथ बॉलिंग करना, और आपको जब ड्यू सेट इन होता है और विकेट पे आता है तो बॉल स्किड होकर बैट पे जल्दी आती है, स्कोर ज़्यादा फास्ट हो सकता है, बॉलर को हेल्प नहीं मिलती है, फील्डर्स को ये बॉल गीली जो है कैच करने में मुश्किल आती है, तो सारे ऑड्स आपके अगेंस्ट होते हैं। तो ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है, विन द टॉस विन द मैच। आज हम देखते हैं कि टॉस अभी होने वाला है और क्या उसमें नतीजा होता है। तो मुझे फिर लगता है जो भी टीम इसमें टॉस जीतेगी, क्योंकि अभी ये आफ्टरनून मैच है तो इसमें ड्यू फैक्टर नहीं आएगा, जो शाम वाला मैच रहेगा डेफिनेटली उसमें फैक्टर रहेगा। दोनों ही टीम जो है स्टार स्टडेड हैं, बहुत कुछ है। और अगर मैं आईपीएल के इतिहास की बात करूं तो राजस्थान रॉयल ओवरऑल जो है इनसे बहुत अच्छी रही है। 8 मैचेस आज तक हुए हैं, 8 में से 5 मैचेस राजस्थान रॉयल ने मुंबई से जीते,
ये थोड़ा टेंशन भरा है मुंबई के लिए। तो मुंबई के लिए एक ये ऑलवेज मिस्ट्री टीम रही है कि इनको हराना उनके लिए मुश्किल रहा है, और ऊपर से इस समय जब उन्होंने पहले मैच में ही इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट करी है और मुंबई एक जीता हुआ मैच हार चुकी है, तो कहीं ना कहीं डेंट कॉन्फिडेंस में मुंबई के लग चुका है। अब देखना इसमें वो लोग क्या करेंगे। वैसे लगभग सभी टीमें जिसने टॉस जीता है वो मैच जीती है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स एक टीम रही है अब तक के टूर्नामेंट में जिसने कहीं ना कहीं इस पूरे कंडीशन और ड्यू फैक्टर के अलावा भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। सर मुंबई कहाँ कमी लगती है आपको? लेकिन इसी बीच पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि एक बार फिर टॉस हो चुका है और रोहित शर्मा यानी मुंबई के कप्तान ने टॉस जीता है और उन्होंने भी जो ट्रेंड चलता आ रहा है यानी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है, उस पर हम चर्चा करेंगे सुखदेव सर से। लेकिन सर पहले मैं मानता हूँ मुंबई पहले मुकाबले में कहाँ चूक मानते हैं आप? एक वजनदार टीम रही। वो डिसबैलेंस ही है ना। देखिए पंड्या ब्रदर्स दोनों बाहर हो गए, बोल्ट बाहर हो गए। अब आपका मेन अटैक बोल्ट की विशेषता थी कि बोल्ट जब भी खेले हर बार पावर प्ले में ब्रेक थ्रू बोल्ट ने मुंबई को दिलाया। पिछले मैच में मुंबई के साथ में बुमराह थे और वैसे नॉर्मल रूटीन में जब बोल्ट खेलते थे, जब बुमराह सेकंड चेंज में आते थे, फर्स्ट चेंज में भी नहीं आते थे वो। तो ये सबसे बड़ा फर्क है, ये एक फैक्टर है ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आज की तारीख में उनका अटैक लंगड़ा है। लंगड़ा इन द सेंस एक एंड से बुमराह तो है, दूसरे एंड से सैम्स। अब देखो आप पिछले मैच में सैम्स और बुमराह ने 7.2 ओवर में 100 रन लूटा है और विकेट एक भी नहीं मिला। तो बॉलिंग अटैक तो है ही कमजोरी है टोटली, तो कैसे चलेगा काम? भाई आपको मेन जो आपका अटैक जिसके दम पे आप अभी तक इतने बार टाइटल जीतते चले आ रहे हो, तो वो अटैक ही नहीं है आपके पास। स्पिनर जिनको कोई जानता ही नहीं, ऐसा स्पिनर है उनकी टीम में। यानी आप मानते हैं इस बार मुंबई पहले जैसी? भाई राजस्थान का वोट है तो करवट भी उनके बैठेगा। मुंबई के करवट तो बैठने से रहा हो। तो ऊंट किस करवट बैठेगा और राजस्थान की टीम मैदान में? सर एक बार फिर वही ट्रेंड, टॉस जीतो पहले गेंदबाजी का फैसला। देखिए ये जो विकेट्स हैं सिर्फ वानखेड़े को हम छोड़ दें तो वानखेड़े में मैचेस 2-3 जो हुए हैं वो इस तरह के हुए हैं जो लो स्कोरिंग हुए हैं, या 156 रन बने, 137 रन बने, 128 रन बने। तो उसके बिना अगर हम बात करेंगे तो सारी विकेट पे डीवाई पाटिल हो, बर्बन हो, उनके ऊपर सब पे ही 190, 200, 205, 210 इस तरह का स्कोर हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलवेज देखिए कभी भी जब आपकी टीम जीत की इच्छा रखती हो तो सबसे बेटर एज ए कप्तान आपके लिए ये होता है कि पहले उस स्ट्रिप को 22 यार्ड को पढ़ ले, ये क्या कर रही, वो जैसी कर रही है आपको वैसा ही करना है, क्योंकि वो लगभग 90% सेम रहती है। बारिंग अगर शाम का मैच होगा तो ड्यू फैक्टर का प्रॉब्लम होता है। अभी डे मैच है, 3:30 बजे मैच चालू होगा तो 6 साढ़े 6 बजे तक ये मैच खत्म होगा, तब तक ड्यू सेट इन नहीं होगा। तो आज इवन टर्म्स हैं, सिर्फ जो टीम बेटर होगी वही टीम आज जीतेगी। आपको कोई अनड्यू एडवांटेज टॉस के साथ मिलने वाला नहीं। हाँ ये जरूर है कि आपके पास में अगर आप टॉस जीतने के बाद जिस तरह से रोहित शर्मा ने किया कि संजू सैमसन से बोला कि आप आइए और आप बल्लेबाजी करिए, उससे सिर्फ एक और एक एडवांटेज है कि आपको मालूम है कि कितना स्कोर उन्होंने स्कोर बोर्ड पे टांगा है और आपको अपनी बैटिंग कैसे कंडीशन का बहुत ज्यादा कैसे प्लेस करनी है। पर मैं तो ये फिर भी बोलूंगा कि जिस तरह का अटैक राजस्थान रॉयल का आज है, उस अटैक के अगेंस्ट अगर वो 170 रन 80 रन भी बनाएंगे तो मुंबई को वो इजीली जीतने नहीं देंगे। आपके पास अश्विन है, आपके पास में चाहल है, आपके पास में ट्रेंट बोल्ट है और मेकशिफ्ट बॉलर्स इतने हैं कि 4 तो 16 ओवर में तो आपको कहीं से कुछ स्निप मिलने वाली नहीं। मुंबई के लिए चुनौती रहेगी। पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुंबई को आज मिल रहा है कि सूर्या प्रकाश यादव जो हैं वो अभी होम सीरीज जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हुई थी इंडिया की, उसमें उनको हेयरलाइन फ्रैक्चर के कारण से बाहर थे, वो आज फिट हैं और आज वो खेल रहे हैं। और मुंबई फ्रेंचाइजी के लिए 1733 रन बनाकर वो हाईएस्ट रन गेटर हैं। एक बल्लेबाज ऐसा जो इनफॉर्म है, इंडिया के लिए खेल रहा है, T20 में भी खेल रहा है, वनडे में भी खेल रहा है और आपकी फ्रेंचाइजी का हाईएस्ट रन गेटर है, और वो क्योंकि इंजर्ड था और आज वो वापस आपके लिए आता, तो एक वेलकम चेंज आपकी टीम के लिए। एक अच्छा बल्लेबाज, स्थापित बल्लेबाज जिसने आपके लिए हमेशा अच्छा काम किया है, वो आपके लिए आज खेलेगा। पर मुझे लग नहीं रहा कि शायद उसमें टीम में आज है वो। तो सूर्य कुमार यादव का इंतजार तो था, लेकिन लगता है इंतजार थोड़ा और बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स में भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन लगता है कि वही विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ में ये टीम खेलने वाली है। बड़े सर, हम बात कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स की,
कप्तान टॉस हार गए लेकिन चेहरे पर निश्चिंतता है संजू सैमसन के। नहीं, जैसा सर ने कहा कि ये ऐसा मैच है जिसमें ड्यू फैक्टर है ही नहीं ना। इसमें तो आपके आपके मेरिट के हिसाब से ही आपको जीत मिलेगी। इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं चलेगा। परफॉर्म करोगे तो जीतोगे। आप ये नहीं सोच सकते कि यार बॉल गीला हो गया था या बॉल फंस के आ रही थी, क्योंकि शुरुआत में समझ में आ जाएगा कि बॉल फंस के आ रही है कि तेज निकल रही है, तो स्टार्टिंग में 1-2 ओवर में ही समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल प्लेन है, रिजल्ट आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुंबई के चांसेस कम इसलिए है कि एक चीज़ बता दूँ, इस IPL के ऑक्शन में मुंबई ने जो खिलाड़ी परचेस किए हैं वो वर्तमान टीम को देखते हुए नहीं, उनके मुंबई के भविष्य को देख के वो परचेस करे उन्होंने। आप देखो सारे मैक्सिमम नए नाम है उसमें, उन्होंने पुराने खिलाड़ी मैक्सिमम रिलीज कर दिए। बस एक पोलार्ड बचा है। अब ये मान के चलो कि ये अंतिम IPL है, पोलार्ड का भी है। उसके बाद कौन बचता है? रोहित शर्मा। ईशान किशन तो अभी बहुत यंग है, तो उसके इन्होंने क्या है कि बोले बहुत जीत लिया अपन। अभी क्या है कि अब अपने को क्या करना है कि अपने को भविष्य की टीम बनाना है, ताकि भविष्य में अपन जो है एक मजबूत विकल्प बन के उभरे। उसकी शुरुआत 15वें संस्करण से की जाए। 15वें संस्करण से उसकी शुरुआत है, और ये देखना है शुरुआत बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि जब तक आप युवाओं को प्रॉपर तरीके से ग्रूम नहीं करोगे आपको अच्छे खिलाड़ी नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप उन्होंने बदानी को चुना है। बदानी को कोई भी नहीं जानता था, आयुष बदानी को। मैंने भी पहली बार ही नाम सुना, ईमानदारी से झूठ क्यों बोलना, टीवी के सामने बोल रहा हूँ कि मैंने भी पहली बार नाम सुना कि IPL में कोई आयुष बदानी करके आया है। लेकिन दोनों बार पारी में जब मैंने उसकी बैटिंग देखी तो मैंने लगा यार ये सबमर्सिबल पंप है, 4 फुट ऊपर 400 फीट नीचे, नीचे 500 है, पता ही नहीं चलता। ये जितने गिट गए क्रिकेटर सारे ऐसे ही है। गावस्कर ले लो, सचिन ले लो, जितने भी छोटे नाटे क्रिकेटर है ये सब, विश्वनाथ, इनमें सब में एक गुण ज्यादा ही रहता है, और इनमें इनके कैलिबर बहुत तकड़ा रहता है, और वो हम देख रहे हैं। और वो आपको बार बार जब भी आप याद करोगे तो ये मेरी बात सुन के आपको हंसी आएगी कि सही बोला था सर ने कि ये सब सबमर्सिबल पंप है, जितने भी छुटके हैं सारे। ये वामन अवतार जो है ना, कब नाप देंगे सामने वाली टीम को पता नहीं चलेगा। तो ये भी अपने आप में एक खास अंदाज में की गई तारीफ है खिलाड़ियों की। और दूसरी तरफ बात की जाए आज के दूसरे मुकाबले की, गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। गुजरात पिछला मुकाबला जीत चुकी है और दूसरी तरफ दिल्ली भी टीम किसी भी सूरत में कमजोर नहीं आकी जा सकती। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल। मैं अभिषेक इससे पहले पिछले मैच में थोड़ी सी कुछ स्ट्रेटेजिक स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहूँगा कि जैसे केरन पॉलार्ड जो है वो बहुत ही जाने माने ऑलराउंडर है। ऑल्दो जैसे नरेंद्र भाई ने कहा कि शायद उनका ये आखिरी IPL होगा, हम उम्मीद करेंगे कि एक अच्छे क्रिकेटर हैं, कुछ दिन और कुछ सीज़न और खेलें। परंतु अगर हम उनको देखें कि उनके अगेंस्ट जो बॉलिंग अटैक आ जाए, युजवेंद्र चहल की बात करें, रविचंद्र अश्विन की बात करें, तो जब वो बैटिंग करने आएंगे तो अगर मैं कैप्टन होता तो मैं टेंडम में दोनों बॉलर को वहाँ यूज़ करता, दोनों एक एंड से एक को दूसरे से, क्योंकि IPL के संस्करण में या T20 में 5 बार ये दोनों ही बॉलर केरन पॉलार्ड को आउट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड एक बैट्समैन को रहता है कि अगर कोई बॉलर मेरे अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करता है तो मैं उसको कैसे खेलूं या मारने जाऊं या क्या करूं। तो जब आपको एक स्कोर चेस करना होगा और उसमें आपके सामने इस तरह के दो जो बेस्ट बॉलर मैं कंसीडर करता हूं कि आर अश्विन अभी भी खेल रहे हैं, युजवेंद्र चहल भी T20 में इंडिया की तरफ से खेले थे, तो एक अच्छे, और कहीं ना कहीं शायद उनके मन में ये भी है कि मुझे मेरी फ्रेंचाइजी ने RCB ने रिलीज कर दिया इसलिए कि उनको अच्छे प्लेयर रखने थे, तो मुझे ये प्रूव करना कि मैं अच्छा हूँ ताकि मेरी फ्रेंचाइजी अगली बार मुझे रिटेन करे। कहीं ना कहीं देखिए ये जो एक इंटरनल चोट पहुँचती है, एक अहम को, ईगो को कहीं ना कहीं चोट लगती है, वो उसको देखते हुए बॉलर जो है वो और अच्छा करना चाहता है। पिछले मैच में हमने देखा सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी थी, और वो हैं भी बहुत शानदार बॉलर हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इसके बाद में मैं कुछ चीज़ें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रेंट बोल्ट और रोहित शर्मा की अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं कि ट्रेंट बोल्ट ने अभी तक 47 बॉल उनको करी, जिसमें 66 रन उन्होंने बनाए हैं, और इसमें 4 बार रोहित शर्मा को आउट कर चुके हैं अभी तक। तो एक बहुत बड़ी बैटल वो रहेगी कि रोहित शर्मा उनको इतने अच्छे से नहीं खेल सकते हैं, बहुत बड़ा स्कॉल्प है, बड़ी मछली है, और ट्रेंट बोल्ट अगर उनको लेती है तो संजू सैमसन की टीम बहुत ज़्यादा और उसमें हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि बुमराह जो है, ये मुंबई के लिए अच्छी खबर है कि हेटमायर के अगेंस्ट उन्होंने 4 में से 3 बार उसको आउट किया है, और उसमें इकोनॉमी रेट जो सिर्फ 4 रन वो बना पाए थे हेटमायर, और उन्होंने 90 पॉइंट कुछ के स्ट्राइक रेट से उसमें रन बनाए थे। ये मुंबई के लिए अच्छी खबर है कि वहाँ पे थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है।
और जहाँ तक संजू सैमसन की बात आई, वो अपना 200वां T20 खेलेंगे इसमें, तो एक उनके लिए अच्छा लैंडमार्क है। और जहाँ पे ईशान किशन की बात अगर हम करें, तो पिछले 4 IPL के मैचेस में लगातार उन्होंने 4 50s बनाई हैं। उन्होंने 81 रन नॉट आउट बनाए थे DC के अगेंस्ट, 84 रन सनराइजर हैदराबाद के अगेंस्ट बनाए थे, 50 रन नॉट आउट उन्होंने राजस्थान रॉयल के अगेंस्ट बनाए थे, और 72 रन नॉट आउट उन्होंने DC के अगेंस्ट बनाए थे। क्या ये 5वें मैच में भी 50 और बना पाएंगे? मुंबई कप्तान डेफिनेटली ये सोच रहा होगा कि उनको एक 50 रन की इनिंग और खेलनी चाहिए। सर GT वर्सेस DC क्या कहेंगे? सर मेरे हिसाब से तो DC का पलड़ा भारी है, क्योंकि DC फॉर्म में भी है। जैसे पृथ्वी शाह भी मुझे बहुत पसंद है बैट्समैन वो, क्योंकि उसमें पेशेंस भी है और वो अटैक भी करता है, दोनों चीजें। जरूरत पड़ेगी तो 4 गेंदे वो प्लेट भी करेगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो पहली गेंद को पुल भी करके 6 भी ले लेगा वो। तो ये उनके सबसे बड़ी पावर है ओपनिंग में पृथ्वी शॉ के लिए। और इसको तो सब्र के इंजेक्शन की जरूरत है ऋषभ पंत को। ये तो उतावला है, विकेट पे जाते से ही बल्ला चला दूं, ऐसा नहीं चलता भाई मेरे। आपने पिछले टाइम भी इसका आप वनडे इंटरनेशनल या टेस्ट मैच का पृथ्वी का रिकॉर्ड उठा के देख लो, इसका ऋषभ पंत का तो क्या पोजीशन बनी है, हर बार के साथ आउट हुआ है वो। रोते गाते आखिरी में एक मैच में उन्होंने 100 बनाया, बाकी क्या परिस्थिति रही। तो आप ऐसा, या तो वो डेड डिफेंस करेगा टोटली, या फिर पहली गेंद पे जाके, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई मेरे। टीम को अगर आपको आगे ले जाना है, आपकी बहुत बैलेंस टीम है, अटैक अच्छा है, बैटिंग अटैक भी अच्छा है, बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, तो आपको सबको लेके जवाबदारी लेना पड़ेगी, और एक रिस्पांसिबिलिटी के सामने आपको एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा कि यार अपना कप्तान रन बना रहा तो अपन क्यों नहीं बना सकते। लेकिन वो एग्जांपल के दे के आते कि यार कप्तान तो कुछ तो भी आड़ा मार के आ जाता, अपन भी आड़ा मार के आ जाओ, तो वो नहीं, ये थ्योरी नहीं चलेगी हर जगह। रिस्पांसिबिलिटी लेना पड़ेगी, आपको पूरी प्लानिंग से खेलना पड़ेगा। कमजोर वो भी टीम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके चांसेस ज्यादा है, ये ज्यादा मजबूत है टीम। सर लखनऊ को पराजित करने के बाद आज दूसरा मुकाबला ये टीम खेलेगी। टूर्नामेंट में नई टीम है, लेकिन जोश जो है वो इस नई टीम में दिखाई तो देता है। नहीं, डेफिनेटली जोश दिखाई देता है। और जहाँ तक मैं बोलूँगा, ये दोनों मैचेस की, अगर हम दोनों मैचेस जो दिल्ली ने भी खेला और जो गुजरात जायंट्स ने भी, टाइटंस ने भी खेला, तो दोनों ने ही, ये कोई क्लोज मैचेस नहीं थे, दोनों के मिडिल ऑर्डर ने ही प्रेशर बना के और वो आराम से मैचेस दोनों जीत कर आए हैं। कोई क्लोज फिनिशेस नहीं थे कि लास्ट ओवर में चले गए, या 2 बॉल बची थी या 1 बॉल बची थी, तो इतना बड़ा प्रेशर उन पे नहीं था। जहाँ तक मैं गुजरात टाइटंस की बात करूँगा GT की, तो मुझे उनमें 3 बॉलर बहुत अच्छे लगते हैं। राशिद खान एज इट इज़ एक ड्रीम बॉलर हैं किसी भी कैप्टन के लिए, 20 से 24 रन के बीच में देते हैं और विकेट भी लेते हैं। और उसके बाद में मैं बात करूँ तो लॉकी फर्ग्यूसन, हमने पिछले भी संस्करण में देखा KKR के साथ, हमने KKR के साथ में कि किस तरीके से उन्होंने हैट्रिक भी ली थी, और बॉल भी बहुत कम देते हैं, वेरिएशन भी बहुत हैं। मोहम्मद शामी पिछले मैच में जितनी तारीफ करे जाए उतनी कम है। किंग्स 11 पंजाब के टॉप 4 में से 3 बल्लेबाज, पहली बॉल के ऊपर, डक के ऊपर KL राहुल जैसी बड़ी मछली को पहली बॉल पे ले जाना, सिर्फ बॉल लेने आई थी विकेट वो। बिल्कुल, और बिल्कुल वो तो बल्ले का बाहरी किनारा चूमती हुई मैथ्यू वेड के दस्तानों में चली गई थी। और उसके बाद में क्विंटन डी कॉल और कॉक और मनीष पांडे, पहले 4 बल्लेबाजों में से 3 बल्लेबाज ले गए। और उनके जो लॉकी फर्ग्यूसन और बाकी बॉलर्स थे, उन्होंने बाद में बहुत कुछ उनको पंजाब को करने नहीं दिया। तो उन्होंने बहुत लखनऊ जायंट्स को करने नहीं दिया, सुपर जायंट्स को। तो एक अच्छा मैच हो जाए। उसी तरह से पंजाब की बात करें तो दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली ने भी जो है, एक समय पर जो लग रहा था कि हार रहे हैं, परंतु जिस ब्रांड की बैटिंग ललित यादव ने और अक्षर पटेल ने करी, मैंने पहले भी कहा कि 75 रन 30 बॉलों पे बनाना, और बहुत इजीली वो मैच उन्होंने जिता दिया। तो दोनों टीमों को अभी तक कोई इस तरह की चुनौती नहीं मिली है जहां पे उनको लगेगा। बट जहां तक मैं ओवरऑल दोनों टीमों की बात करूंगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली की टीम बहुत भारी है एज कम्पेयर टू लखनऊ जायंट्स, एज गुजरात टाइटंस। और दिल्ली थोड़ी सी और अच्छी हो गई है कि लोंगी निगड़ी के आने से, और बांग्लादेशी बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान, ये भी अवेलेबल हैं, तो इनके आने से उनका बॉलिंग अटैक और अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दिल्ली जो है
काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू गुजरात टाइटंस। वैसे तो आप दोनों ने ही लगभग अपनी पसंद की टीमें बता दी है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल तौर पर एक बार पूछ लेता हूं मैं कि फेवरेट टीम आपकी कौन सी सर, मुंबई या फिर राजस्थान रॉयल्स? नहीं, मुझे तो मैंने जिस तरीके से दोनों टीमों को खेलते देखा है और हम एनालिसिस भी कर रहे हैं और नरेंद्र भाई ने भी बोला है, मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं कि राजस्थान रॉयल जो है इस मैच में मुंबई से ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है। ऑल्दो मुंबई अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, वहीं पे खेलते हैं ये लोग, मुंबई के ही सारे विकेट हैं जहाँ वो बार बार आज तक खेलते चले हैं, परंतु डे मैच होने के कारण से और एक अच्छी बैटिंग लाइनअप होने के कारण से और एक शानदार, मतलब 5 बॉलर उनके पास हैं। उधर प्रसिद्ध कृष्ण की बात करें तो उन्होंने पिछली बार कितनी शानदार बॉलिंग करी, और उनके साथ में अभी सैनी को लिया है उन्होंने जो केकेआर से पहले खेलते थे, नवदीप सैनी। तो 5 रेगुलर बॉलर आपके पास हैं, उन 5 को वो जो हैं मुंबई की बैटिंग लाइन का बहुत बड़ा टेस्ट लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर मैच में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी है। सर आपकी चॉइस दोनों टीमों में से? मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि मुंबई के मेरे को तो कोई चांस नहीं है, मैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ हूँ, क्योंकि क्या है कि बोल्ट जो है राजस्थान रॉयल की तरफ है और नट जो है मुंबई इंडियंस की तरफ है। अब किसका ढीला होगा ये तो मिडिल ऑर्डर तय करेगा कि ये ढीला था, इसके कारण जो ये वाली गड़बड़ होगी सारी। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी देखा जाए तो भारी है राजस्थान रॉयल्स, उनके बैलेंस के हिसाब से, टीम के बैलेंस के हिसाब से, उनके अटैक के हिसाब से, और जिस तरह से संजू सैमसन कंसिस्टेंसी से रन बना रहे, बटलर बहुत अटैकिंग है, और शुरुआत में ही वो जो पावर प्ले में जो खेलते हैं वो सबसे बड़ा बोनस रहता है राजस्थान रॉयल्स के लिए, और बाकी के पीछे संभालने वाले ही बहुत सारे हैं। तो राजस्थान रॉयल्स टीम बैलेंस के हिसाब से संतुलित दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि एक्सपर्ट जो है कहीं ना कहीं मुंबई से आगे उसे मान रहे हैं, थोड़ा सा एज दिखाई दे रहा है। हालांकि मुझसे सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन मुझे लगता ना जाने क्यों आज मुंबई थोड़ा पलटवार कर सकती है, क्योंकि भले जो भी एक मन में ये बात मेरे भी आई कि भले राजस्थान रॉयल्स हो, लेकिन मुंबई इस सिचुएशन में खेलने के लिए कई बार अपनी काबिलियत को सिद्ध कर चुकी। तो देखना दिलचस्प होगा हमारे बीच का भी मुकाबला। और दूसरे बात कर लेते हैं जीटी या डीसी सर? नहीं, मुझे डीसी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि डीसी के पास में जिस तरह के बल्लेबाज हैं और पिछली बार के भी वो रनर्स अप हैं, और जो उनका थिंक टैंक है, हमने देखा रिकी पॉन्टिंग कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से उस टीम के पीछे लगे हुए हैं, और किस तरीके से उनका डे बाय डे जो है पिछला मैच जिस तरीके से एक उस सिचुएशन में जाके जहां उनको कोई रेट नहीं कर रहा था वो टीम वहां से इजीली जीत गई, तो वो बताता है कि उस टीम का कैरेक्टर क्या है। मुझे लगता है डीसी जो है गुजरात टाइटंस के ऊपर भारी। सर मैं तो पहले ही बोला मैंने कि मैं डीसी की तरफ हूँ, तो यहाँ पर भी मतलब गुजरात में ले लेता हूँ। जी आप बिल्कुल बोझा सारा आप उठाइए, क्रेडिट हम लेंगे। पर फिर भी सेकंड वाला मैच जो है हम यहाँ आकलन जो करते हैं वो टीम का पेपर पे करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे करते हैं, परंतु जो ड्यू देवता हैं वो सब पे भारी हैं। जो टीम टॉस जीतेगी उसको बहुत बड़ा एडवांटेज शाम वाले मैच में रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि शाम वाले मुकाबले में एडवांटेज सबसे ज्यादा कंडीशन का मिल सकता है टॉस जीतने वाली टीम को। और अभी तक का ट्रेंड भी हम देखें तो लगभग एक मुकाबला छोड़ दिया जाए तो जिस टीम ने टॉस जीता है उसने वो मैच भी जीता है। लेकिन आज डबल हेडर का दिन है, खास मुकाबले खेले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला जो माना जा रहा है वो मुंबई और राजस्थान जैसी बड़ी टीमों के बीच माना जा रहा है। देखना खास होगा कि आज इस उठापटक के बीच कौन जीतता है, कौन परास्त होता है और इसका असर कितना पॉइंट्स टेबल पर पड़ता है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजियाना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।